हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम परागन के बारे में, पोलिनेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कल हमने वायु परागन के बारे में परागन जो है दो प्रकार का, स्वपरागन और पर परागन दो प्रकार का होता है। स्वपरागन के बारे में हमने पढ़ा, पर परागन के बारे में हम कल वायु परागन के बारे में हमने कल पढ़ा। आज हम उसके आगे का स्टडी करेंगे। इसमें आता है सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो जल परागन, है ना। तो पुष्पी पादपों में यानी जितने भी फ्लोरिंग प्लांट है, ज़्यादातर देखा जाए तो ये स्थल में रहने वाले, लैंड में रहने वाले हैं, और इनमें ज़्यादातर कीट परागन या जंतु परागन या वायु परागन होता है। पर जो जलीय पौधे होते हैं, इनके पुष्पी पादपों में पानी के द्वारा परागन होता है। और कुछ पौधे हैं जैसे कमल हैं, जलीय पौधे ही हैं ये भी, है ना। कमल में कीट परागन होता है, आप लोगों ने सुना ही होगा, भंवरों के द्वारा कमल में परागन होता है। हाइड्रीला और वेलिसनेरिया दो ऐसे पुष्पी पादप है जिनमें जल परागन होता है। यहाँ पर वेलिसनेरिया में जल परागन दिखाया गया है। वेलिसनेरिया में नर तथा मादा पौधे अलग अलग होते हैं, अर्थात ये एक लिंगाश्रयी होते हैं, मतलब एक लिंगी पौधे होते हैं। जब नर पुष्प परिपक्व हो जाता है तब वो पौधों से विच्छेदित हो जाता है और पानी के ऊपर तैरने लगता है, लहरों पर तैरने लगता है। स्त्री पौधे में वृंत की लंबाई जो है वो काफ़ी लंबी होती है और ये वृद्धि करके पुष्प को जल की सतह पर ले आता है। पौधा जो है वो पूरा पानी में डूबा हुआ है, लेकिन इसका जो पुष्प है देखिए, है ना, ये पानी के सतह पर आ जाता है। नर पुष्प जैसे ही स्त्री पुष्प के संपर्क में आता है तो पराग कोशों से पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं। इस प्रकार पर परागन हो जाता है। परागन के पश्चात मादा पुष्पों के वृंत कुंडलित हो जाते हैं। इनके जो वृंत हैं वो कुंडलित हो जाते हैं और फिर से पानी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर फल और बीज का निर्माण हो जाता है। कुछ जलीय पौधे जैसे रेननकुलस रेपेंस हैं में वर्षा की जल की बूंद के साथ साथ पराग कोशों से विच्छेदित हो जाता है, अलग हो जाता है और वर्तिकाग्र को परागित कर देते हैं। सिरेटोफिल्ला में परागकण पानी की सतह के अंदर जाकर वर्तिकाग्र को परागित करते हैं। इस प्रकार जलीय पादपों में पर परागन होता है। एल्गी, शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आदि के नर युग्मकों के परिवहन का नियमित साधन भी जल ही है। तो इस प्रकार जल परागित अधिकांश प्रजातियों में परागकणों को पानी के भीतर गीले श्लेष्मक आवरण के द्वारा संरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कीट परागन, इंटोमोफिली। जिन पुष्पों में कीटों के द्वारा, कीड़े मकोड़ों के द्वारा परागन होता है उन्हें कीट परागित पुष्प कहा जाता है। और जिस कीट के द्वारा उस पुष्प को परागित किया जाता है उस कीट का नाम जो है वो उसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे जिनमें तितली के द्वारा परागन की क्रिया होती है, पर परागन की क्रिया जिन पुष्पों में, तो उनको तितली पुष्प कहते हैं। मधुमक्खी के द्वारा जिन पुष्पों में परागन की क्रिया होती है उनको मधुमक्खी पुष्प कहा जाता है। इस प्रकार मधुमक्खी, तितलियाँ, भृंग, बर्रे, इन सब कीटों के द्वारा पर परागन होता है। तो कीटों के द्वारा पर परागन होने के लिए पुष्प में कुछ विशेषताएँ होनी आवश्यक है। जैसे पुष्प सुगंधित होना चाहिए जिससे कीट पतंगे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और या तो ये भोजन के लिए या फिर मकरंद के लिए फूलों पर आते हैं तो उनमें मकरंद होना चाहिए। पुष्प जो है वो बड़े होने चाहिए, आकर्षक रंगों के होने चाहिए, रंगीन होने चाहिए। अगर छोटे पुष्प हैं तो आपस में मिलकर ये पुष्प गुच्छ बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं और आकर्षित दिखते हैं। जैसे सूर्यमुखी, इसमें इसका जो प्रत्येक पंखुड़ी होता है वो प्रत्येक पंखुड़ी ना होकर पुष्प है। गेंदा है, सूर्यमुखी है, ये पुष्प क्रम है, पुष्प गुच्छ है। छोटे पुष्प एक साथ मिलकर बड़े पुष्प का, है ना, संरचना बनाते हैं। वर्तिकाग्र की सतह चिकने पदार्थ का स्रावन करती है जिससे परागकण उस पर चिपक जाते हैं। जैसे कीट जो है वो एक पुष्प पर बैठते हैं, उसके परागकण उसके पैरों में या पंखों में चिपक जाते हैं, और जब दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो ये परागकण उस वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं और चिपक जाते हैं। परागकण बड़े, मोटी भित्ति वाले और उनकी सतह पर नुकीले कांटे की तरह संरचना होती है। ये सभी विशेषताएं कीट परागित पुष्पों में होनी चाहिए और होती है। तो कीट परागित पुष्पों में इन विशेषताओं के आधार पर अगर हम देखें तो कीट परागित पुष्पों में अनुकूलन क्या क्या होता है। सबसे पहला तो रंग,
पुष्प जितना रंगीन होता है, कीड़े मकोड़े उसके तरफ उतना ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं। नीला पीला मिश्रित रंग वाला फूल जो है वो मधुमक्खियों को आकर्षित करता है। शलभ या मौत का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इनको आकर्षित करने वाले पुष्प जो है सुगंधित होते हैं। तितलियाँ अधिकतर लाल या नारंगी पुष्प की ओर ज़्यादा आकर्षित होती है। मक्खी और बीटा से परागित होने वाले पुष्प में मलिन गंध होता है जिससे ये प्राणी आकर्षित होते हैं। केला अरबी यूफॉर्बिया, इसमें कीट परागन होता है। और कभी कभी जब फूल बहुत छोटे होते हैं या फीके होते हैं तो फूल के अन्य भाग रंगीन और आकर्षित हो जाते हैं और कीड़ों को आकर्षित करते हैं। जैसे बोगनविलिया तथा लाल पत्ती में सहपत्रों का रंग गहरा रंगीन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप फूल जो है वो आकर्षक दिखते हैं और कीड़े इससे आकर्षित होते हैं। मुर्सेंडा नामक पौधे में एक बाह्य दल बड़ी और सफ़ेद पत्ती के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार इनमें रंग का बहुत महत्व होता है। दूसरी बात, सुगंध का खुशबू या सेंट है ना, कीड़ों को सुगंध या खुशबू जो है वो आकर्षित करती है। तो जो रात में खिलने वाले पुष्प हैं वो ज़्यादातर कीट परागित पुष्प होते हैं, वो उनमें बहुत अच्छी सुगंध होती है। जैसे रात की रानी है, जूही है, हरसिंगार है। और इसी प्रकार इनमें मकरंद होना ज़रूरी है। कुछ कीड़े जो हैं वो मकरंद के लिए पुष्प पर आते हैं, तो इनमें जो गंध होती है मकरंद होती है, मीठा इनका रस होता है जिसके तरफ कीट आकर्षित होते हैं और उन पर आकर मकरंद को चूसते हैं। तो एक पुष्प का जो परागकण है वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है पक्षी परागन यानी ऑर्निथोफिली। पक्षियों के द्वारा परागित होने वाले पुष्प जो है जनरली बड़े आकार के, अच्छे कलर वाले, रंगीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। पक्षी जो है वो ज़्यादातर लाल, पीले और नारंगी फूलों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। झुमका, यूकेलिप्टस, ये सब पौधे जो हैं वो पक्षियों के द्वारा परागित होते हैं। कैंपसिस रेडिकेंस नामक पौधे में हमिंग बर्ड से परागन होता है। तो आप लोग देखे होंगे, हमिंग बर्ड एक छोटी सी चिड़िया है जिसकी जो चोंच होती है वो काफ़ी नुकीली होती है। ये पुष्पों की मकर ग्रंथियों से मकरंद को चूसती है। और नेक्स्ट जो है वो चमगादड़ परागन यानी चिरोप्टेरिफिली होता है। सेमल, कदम आदि पौधों में परागन जो है वो चमगादड़ के द्वारा होता है। चमगादड़ रात में निकलने वाला प्राणी है, रात्रिचर प्राणी है और भोजन की तलाश में वृक्ष के फूलों की ओर आकर्षित होते हैं खाने के लिए ये, और एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं। तब चमगादड़ जो है उनके पैर से, पंख से परागकण चिपक जाते हैं और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। और नेक्स्ट है मेलकोफिलस पुष्प। मेलिको मीन्स घोंघे वगैरह जो होते हैं, घोंघे, गिलहरी, सांप, ये जंतु भी परागन की क्रिया में सहायक होते हैं। घोंघे प्रायः एरिसी कुल के पौधों में परागन करते हैं। गिलहरी जो है वो इरिथ्राइना इंडिका और सांप बूटी या एरिसीमा में परागन करते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग जीवों के द्वारा परपरागन की क्रिया होती है। तब पुष्पों में परपरागन की क्रिया को अच्छे से संपन्न कराने के लिए कुछ युक्तियाँ पाई जाती है। तो ये युक्तियाँ क्या क्या हैं? सबसे पहला है एक लिंगिता। एक लिंगाश्रयी पौधों में परपरागन ही परागन का एकमात्र साधन होता है, क्योंकि या तो वो मेल फ्लावर है या फिर वो फीमेल फ्लावर है। तो ऐसी स्थिति में परपरागन ही इसके लिए एकमात्र ऑप्शन बचता है। जैसे पपीता है, कन्हाबीस है, सटिया है, ये सब। दूसरा इसका जो युक्ति है वो स्वयं बंधता, सेल्फ स्टेरिलिटी। जब एक पुष्प के जयांक वर्तिकाग्र उसी पुष्प के परागकणों से परागित नहीं होता है तब इस अवस्था को स्वबंधता कहते हैं। पुष्पों में स्वयं में ही ये कैरेक्टर होता है, गुण होता है कि वो अपने पुष्प के परागकणों को पहचान लेते हैं और उस वर्तिका जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे मटर, आलू, पिटूनिया, ये सभी स्वबंध पौधे होते हैं। जब दूसरे पुष्प का परागकण उनके वर्तिकाग्र पर आता है तभी परागन हो पाता है। भिन्न काल परिपक्वता, जब अगर पुष्प द्विलिंगी है और उसमें परपरागन होना है
यानी उसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, पर उसमें पर परागन होना आवश्यक है। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, दोनों एक साथ कभी भी परिपक्व नहीं होते। या तो वो जैसे नर जो जनन अंग है यानी पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो इस क्रिया को पुंग पूर्वता प्रोटेंड्री कहलाता है ये, जब फूल में परागकोश पहले परिपक्व हो जाते हैं। इस अवस्था को पुंपूर्वता और फूल को पुंपूर्वी कहते हैं, जैसे कंपोजिटी है, सूर्यमुखी, मालवेसी, अम्बेली फेरी आदि कुल के पौधे। या फिर स्त्री पूर्वता यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जायांग है, वो पहले परिपक्व हो जाता है, तब इस अवस्था को स्त्री पूर्वता और प्रोटोगेनी कहलाता है ये। और फूल को स्त्री पूर्वी फूल कहते हैं, जैसे एनोनेसी, मैग्नोलिएसी आदि कुल के पौधे। उभय लिंगता या हरकेमोगेमी, कुछ फूलों में परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच में कुछ प्रतिरोधक होते हैं, जिसके कारण स्वपरागन नहीं हो पाता, और ये पर परागन को नियंत्रित करने का एक साधन है। जैसे मदार है, आर्किड है, पांसी है, और इस विषम वर्तिकात्व हेटेरोस्टाइली, कुछ फूलों में वर्तिका एवं परागकोश विभिन्न लंबाई, रचना और स्थिति के होते हैं। जैसे पुंकेसर जो है वो छोटा और स्त्री केसर काफ़ी लंबा होगा, है ना। तो इस प्रकार की संरचना होती है। तो इस प्रकार के फूल जो है द्विरूपी या त्रिरूपी होते हैं। वर्तिका के इस लक्षण को विषम वर्तिकात्व कहते हैं। प्राइमूला के पौधे द्विरूपी होते हैं, जबकि ऑक्जेलिस, लाइनस और लेथाइरस के पौधे त्रिरूपी होते हैं। तो पर परागन से होने वाले लाभ और हानियाँ क्या हैं? पर परागन से होने वाले लाभ क्या है? इस विधि में दो भिन्न वंशानुक्रम लक्षणों का मेल होता है, जिससे उत्पन्न संतान अधिक स्वस्थ होते हैं। ज़्यादातर जो है वो स्वस्थ पुष्प का, अगर पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों में से कोई भी एक स्वस्थ है, तो जो संतति है यानी जो आने वाला जो पौधा है वो स्वस्थ होगा। पर परागन द्वारा पौधे की नई किस्म पैदा की जा सकती है ना। अलग अलग कैरेक्टर वाले पौधे होते हैं, उनके फूल में कैरेक्टर अलग अलग होता है। दोनों के संयुग्मन से एक नया किस्म जो है उत्पन्न किया जा सकता है। पर परागित फूलों से उत्पन्न बीज अधिक जीवन क्षम्य होते हैं, क्योंकि इनमें वातावरण के प्रति जो रेसिस्टेंस पावर है वो ज़्यादा होता है, इसलिए उनसे उत्पन्न पौधे भी अधिक जीवन क्षम्य होते हैं, बीज भी अधिक जीवन क्षम्य होते हैं। इनसे होने वाली हानि क्या है? एक तो पर परागन में अनिश्चितता बनी रहती है, दूसरों पे डिपेंड होते हैं, बाह्य कारक पे, जीव जंतुओं पे या वायु से पे, पानी पे। तो बहुत ज़्यादा अनिश्चितता होती है कि वर्तिकाग्र के परिपक्व होने पर वहाँ पर परागकण पहुँच पाएंगे कि नहीं, और परागकण के नष्ट होने के पहले परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँच पाएंगे या नहीं। अनेकों परागकण बर्बाद हो जाते हैं। एक बार में बहुत ज़्यादा परागकण के निर्माण की आवश्यकता होती है, उसमें से कुछ ही परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँच कर परागन की क्रिया को संपन्न कर पाते हैं, बाकी सब जो है वो नष्ट हो जाते हैं। परागकण अधिक मात्रा में बनते हैं, है ना, इससे जो पुष्प की ऊर्जा है वो परागकणों के निर्माण में खर्च होती है। पर परागन द्वारा प्राप्त बीज मिश्रित गुणों वाले होते हैं। शुद्धता पूर्वक अगर हम कैरेक्टर का लक्षण का स्टडी करना चाहें तो वो हमको नहीं मिलता है, ये मिश्रित गुण वाले हो जाते हैं। यहाँ पर हम पर परागन के बारे में पढ़ रहे हैं। पर परागन में दूसरे पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जाता है और वहाँ पर परागन की क्रिया होता है। तो इस प्रकार की क्रिया में प्राकृतिक परागन के द्वारा ये कभी ये सुनिश्चित नहीं हो पाता कि वर्तिकाग्र पर उसी प्रजाति का जो उचित परागकण है वह वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है या नहीं, क्योंकि दूसरे जीवों के द्वारा ये परागन हो रहा है या दूसरे माध्यम के द्वारा जब ये परागन होता है तो किसी भी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर उसी ही जाति का परागकण पहुँचे और वो परागन करे, ये आवश्यक नहीं है। दूसरे जाति या दूसरे पुष्प के परागकण भी उस वर्तिकाग्र तक पहुँच सकते हैं। तो इस स्थिति में वर्तिकाग्र पर जो परागकण गिरते हैं उसको स्त्री केसर में ये क्षमता होती है कि वह परागकण को पहचाने कि वह उसी प्रजाति का के पुष्प का परागकण है। यह क्रिया पराग स्त्री केसर संकर्षण कहलाती है।
स्त्री केसर केवल सही प्रकार के पराग कणों को ही अंकुरित होने का अवसर देती है। अगर दूसरे प्रकार की प्रजाति का या दूसरे पुष्प का परागकण उस स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिर जाता है तो उस परागकण को अंकुरित होने का या परागित होने का मौका स्त्री केसर नहीं देती है। इस प्रकार परागकणों के वर्तिकाग्र पर गिरने पर के बाद या तो पराग स्वीकृत होता है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र के द्वारा या फिर अस्वीकृत हो जाता है। अगर स्वीकृत होता है तब परागकण वर्तिकाग्र पर शर्करा को अवशोषित करके अंकुरित होते हैं और ये जो है अंकुरित होने के बाद ये वर्तिका में परागनलिका का निर्माण होता है। परागनलिका के द्वारा परागकण के जो दोनों केंद्रक हैं वो बीजांड तक पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो एक स्त्री द्वारा पराग के पहचानने की सक्षमता उसकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति पर निर्भर होता है, जो परागकणों तथा वर्तिकाग्र के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम होता है। ये संवाद परागकण और वर्तिकाग्र में पाए जाने वाले रासायनिक घटक मुख्यतः प्रोटीन के द्वारा होता है कि किस परागकण को स्वीकृति देनी है। तो ये क्रिया जो है वो पराग स्त्री केसर संकर्षण कहलाता है। ये तो बात हो गई प्राकृतिक पुष्पों में परागकण की स्वीकृति। कृत्रिम संकरीकरण जो होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी इसी क्रिया को अपनाकर किया जाता है। उन्नत फसलों को विकसित करने के लिए कृत्रिम संकरीकरण की विधि अपनाई जाती है। इस क्रिया में ये सुनिश्चित किया जाता है कि अपेक्षित परागकण को ही वर्तिकाग्र पर पहुंचने दिया जाए और ये कार्य द्विलिंगी फूलों में विपुंसन के द्वारा भी संपन्न होता है। विपुंसन क्या है? जब किसी फूल में पराग को पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं तो पुंकेसर के पराग कोश को चिमटी की सहायता से निकाल दिया जाता है। इसे विपुंसन कहा जाता है। अब ये विपुंसित फूलों को उपयुक्त आकार की थैली से ढक दिया जाता है, जिसके लिए सामान्य बटर पेपर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को बैगिंग कहा जाता है। दो शब्द, विपुंसन और बैगिंग। विपुंसन मतलब परागकोश को हटाना चिमटी की सहायता से, और बैगिंग मतलब उसको बटर पेपर या प्लास्टिक की जो थैली होती है उससे ढक देना। जब बैग्ड फूल का वर्तिकाग्र सुग्राह्यता को प्राप्त कर लेता है, जिसका हमने बैगिंग किया हुआ है, उसका वर्तिकाग्र जो है वो परिपक्व हो जाता है और परागकणों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, तब अपेक्षित परागकणों को संग्रहित कर उसे वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया जाता है। उस फूल को बटर पेपर से ढक दिया जाता है ताकि और दूसरे परागकण या विजातीय परागकण उस वर्तिकाग्र पर न पहुंच सके। फूल को फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस क्रिया को कृत्रिम संकरीकरण या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। एक लिंगी फूल पैदा करने वाले मादा जनक में विपुंसन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें पुंकेसर बन ही नहीं रहा है। मादा फूलों को खिलने से पूर्व ही ढक दिया जाता है और वर्तिकाग्र के सुग्राह्य होने पर इसमें अपने इच्छानुसार परागकणों का छिड़काव करके उसको फिर से ढक दिया जाता है।